अस्सलाम स्टूडेंट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेशन 2023 में आपको खुशामदीद। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मैकेनिक्स का पोर्शन हम स्टडी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आगे हम चले जा रहे हैं। तो आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर है आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और दूसरा चैप्टर था, आई थिंक पिछले वाला नाम मुझे नहीं याद। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पहले क्विज होगा, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर का क्विज होगा। और आप में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन फाइल नहीं भेजी, तो क्विज होने तक अगर आप यही देती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम आगे चले जाएंगे। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी और वर्क में क्या डिफरेंस है? वर्क एंड एनर्जी में क्या फर्क है या सेम चीजें हैं? मशीन कह रही है वर्क एंड एनर्जी सेम चीजें होती हैं। बाकी भी अपना जवाब दें। वर्क इज डिपेंड अपॉन एनर्जी। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी। देखिए, डेफिनेशन नहीं लिखनी, जस्ट आपने कंसेप्चुअल आपने जवाब देना है। ये प्लीज डेफिनेशन ना लिखें। मेरा सवाल ये है, फिलहाल आप ये बताएं कि एनर्जी और वर्क सेम है या डिफरेंट है, दोनों में फर्क है या नहीं है? सर फोर्स की वजह से अगर डिस्टेंस कवर हो तो वर्क है। अभी तक किसी ने अच्छा आंसर नहीं दिया। एनर्जी हो तो बॉडी में वर्क हो सकता है। भाई मुल्ला, प्रॉपर वर्डिंग यूज करें, अच्छे वाली टेक्निकल लफ्ज को यूज करें। एंड एनर्जी वर्क की कैपेबिलिटी है। एनर्जी तो जिला ने बता दी है कि वर्क करने की जो एबिलिटी उसको हम एनर्जी कहते हैं। नताशा ने सही आंसर दिया, दोनों डिफरेंट है। नहीं, माइदा सेम नहीं है। सलीम ने भी सही आंसर दिया है। वर्क एंड एनर्जी दो डिफरेंट चीजें हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। देखिए, जो वर्क होता है ये एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका होता है। जो आपकी एनर्जी होती है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है, तो आप एनर्जी को मतलब ये नहीं बता सकते कि जी इसके अंदर इतनी एनर्जी है। आपने अगर बताना है कि किसी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है या एनर्जी कम है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे वर्क करवाएंगे। जो बॉडी ज्यादा वर्क परफॉर्म करेगी तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि एक होता है ना डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, जिस तरह आप बाकी चीजों की जो डायरेक्ट मेजरमेंट करती हैं, वो आप एनर्जी की डायरेक्ट मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। आपके पास एक तरीका है एनर्जी को मेजर करने का। आप ये करेंगे कि दो पार्टीज के दरमियान आपने बताना है कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है या इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप वो बॉडी से वर्क करवाएंगे। जो बॉडी ज्यादा वर्क परफॉर्म करेगी उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, जो बॉडी थोड़ा वर्क करेगी उसके पास एनर्जी कम होगी। तो अगर मैं बोलूं कि आपने एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करनी है, तो वो उस मेथड को आप क्या बोलते हैं, उस मेथड को आप वर्क कहते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी दोनों सेम चीजें नहीं है, दोनों रिलेट आपस में करती हैं। एनर्जी होगी तो वर्क होगा। लेकिन आपसे अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड वर्क, तो आप बोलेंगे कि एनर्जी हमारी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
while the method to transfer energy is called work. क्लियर है? वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क आपका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। नेगेटिव एनर्जी आपको पार्टिकल फिजिक्स में जाकर वो बात होती है, लेकिन चूंकि अभी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी हम उस चीज में नहीं जाएंगे। अभी हम ये बोलेंगे कि एनर्जी पॉजिटिव होती है। वर्क, वही मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वर्क इज वर्क रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर करने का जो मेथड होता है उसको आप वर्क कहते हैं। क्लियर है? एनर्जी ट्रांसफर करने के मेथड को आप क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। The term work and energy and power are frequently used in everyday language. A farmer clearing weeds in his field is said to be working hard. एक औरत जो है वो पानी लेके जाती है कुएं से अपने घर, तो हम कह रहे हैं कि वो काम कर रही है। इन अ ड्रॉट अफेक्टेड रीजन, जहाँ पर वो कैद साली होती है, वहां पर हम कहते हैं शी मे बी रिक्वायर्ड टू कैरी इट ओवर लार्ज डिस्टेंस। जाहिर है कि जहाँ पर कैद साली होती है वहां पर उसको लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ती है पानी को ले जाने के लिए। इफ शी कैन डू सो शी इज सेड टू हैव अ लार्जेस्ट स्टेमिना और एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये डेफिनेशन आ गई। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। The term power is usually associated with speed. In create a powerful punch. सर आपने जो वर्क की डिफिनेशन की वो रिपीट कर दें। Work represents the transfer of energy between the two objects. Work represents the transfer of energy between the two objects. क्योंकि जब आपने डिफरेंस बताना होता है तो आपने सेम स्टैंडर्ड यूज करना होता है। अब आप ये नहीं करेंगे जी एनर्जी के बारे में तो आपने बता दिया, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, तो वर्क की डेफिनेशन आप करें द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपने डिफरेंस बताते हैं ना तो आप सेम चीज को लेकर वो डिफरेंशिएट करती हैं। तो ये आप बहुत स्टूडेंट क्या करती हैं, यहाँ पर आपने वर्क को बता दिया इन टर्म्स ऑफ वर्क, और वर्क की डेफिनेशन आप बता देते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो इससे एनर्जी और वर्क में कोई डिफरेंस वो मतलब वाजे नहीं होता। इसलिए आपने ये डेफिनेशन बतानी है कि वर्क क्या होता है, इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और आप सी ने भी अच्छा वर्ड यूज किया है, वर्क सोर्स होता है। वर्क इज द सोर्स इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। नेक्स्ट सवाल है आपसे कि जिस तरह वर्क का फार्मूला ना आप पढ़ते हैं एफ डी कोस थीटा, तो क्या एफ डी साइन थीटा पॉसिबल है या नहीं है? वर्क इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन जो है वो परपेंडिकुलर आ जाता है, लेकिन हमने जो लेना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, जो हमने फोर्स का जो कंपोनेंट लेना होता है वो लेना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए एंगल 0 होना चाहिए, और एंगल 0 होगा तो हमें कोस पे वैल्यू मिलेगी।
अगर साइन हम लेते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, वर्क नहीं आएगा। यानी कि आप कह रही पॉसिबल नहीं है, माइदा भी कह रही है पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा फिर एंगुलर वर्क होगा। साइन थीटा तब पॉसिबल होगा अगर डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का वो भी अलोंग द साइन कंपोनेंट हो फोर्स के। अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है तो आप किस तरह आंसर इसको करेंगे? सही मुल्ला पॉसिबल है, W इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा पॉसिबल है। सर अगर साइन थीटा हम लेते हैं और डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट की अलोंग द साइन आती है तो एंगल तो 0 आ जाएगा। सर आंसर तो हमारे अगर पास वर्क फोर्स बन आपका 0। यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल बना रहा है, अगर वही एंगल वो परपेंडिकुलर के साथ बनाए तो फिर फोर्स आपका। यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं पे। देखिए आप इंटर में ये आंसर करेंगे कि जो थीटा होता है ये किसके दरमियान होता है? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल होता है थीटा। तो अगर थीटा जो हमने वो कंपोनेंट लेना होता है जो क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहां पर आपका एंगल अगर फोर्स अगर आपका एंगल वाई एक्सिस का बना रही हो और तब बॉडी को मूव करवा रही हो तो तब फार्मूले में फिर क्या आएगा? तब फार्मूले में चूंकि आपने कौन सा कंपोनेंट लेना है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी वाला लेना है, तो उस केस में फिर आपका जो कंपोनेंट क्या आ जाता है? आपका कंपोनेंट एफ डी साइन थीटा आ सकता है। जिस तरह आपने एफ एस सी पार्ट 1 की बुक में टॉर्क वाला अगर टॉपिक वहां पर देखें तो टॉर्क का वैसे फार्मूला क्या होता है? आर आर एफ साइन थीटा। लेकिन वहां पर ये प्रूव भी किया हुआ है कि वहां पर आर एफ कोस थीटा भी पॉसिबल है। जिस तरह टॉर्क के केस में आर एफ कोस थीटा आ सकता है, इसी तरह वर्क के फार्मूले में भी साइन थीटा आ सकता है। क्लियर है? सर नहीं समझ आई और इसकी कि साइन रिपीट कैसे। करें। मैं ये कह रहा हूँ आपने सबसे पहले तो ये बताएं टॉर्क का जो टॉपिक है वहां पर वो आर एफ कोस थीटा आता है या नहीं आता? टॉर्क के फार्मूले में कोस थीटा आता है या नहीं आता? सर आता है, लेकिन हम उसमें वेक्टर एरिया की बजाय जब हम सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं तब आता है, मतलब उसका परपेंडिकुलर लेते हैं। नहीं नहीं, वो एंगल पे डिपेंड करता है। वेक्टर एरिया ही हम लेते हैं यानी कि नहीं, नॉर्मल वो पोजीशन वेक्टर है, वहां पर वेक्टर एरिया तो नहीं ना आता, वहां पर पोजीशन वेक्टर होता है जमीन ना। वेक्टर एरिया टार के में कहाँ से आता है? आर अच्छा चल, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो आप पढ़ती हैं टार के फार्मूले में आर, आर की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आर क्या चीज है? आर है तो मोमेंट आर्म, लेकिन इसका ये कौन सा वो मतलब इसकी ये कौन सा वेक्टर होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। अंताक्ष ने सही आंसर दिया है, सलीम ने भी सही आंसर दिया है। आर इज द पोजीशन वेक्टर। जिस तरह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आता है वहां पर पोजीशन वेक्टर आता है। तो पोजीशन वेक्टर आपने क्या करना होता है? विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट आपने क्या करना होता है? चीजों को उनकी पोजीशन को डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सारा जो डिपेंड करता है एंगल के साथ। आपके अगर फोर्स वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है तो फिर
वर्क के केस में आपका आएगा कोस थीटा। अगर आपकी जो फोर्स है वो वर्टिकल के साथ वो एंगल बनाती है तो फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका साइन थीटा आएगा। इसमें कोई मतलब फिजिक्स नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, जस्ट इतना ही है, डिपेंड कर रहा है एंगल पर। अगर जो फोर्स है वो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ तो फिर आपका जो वो फार्मूले में कोस थीटा आएगा। अगर फोर्स वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है तो फिर फार्मूले में साइन थीटा आएगा। क्लियर है या नहीं है बताएं। फिर तो सर एक ही बात है ना, हाँ बात एफ एक एस ही है, कास थीटा और एफ एस साइन थीटा सेम ही आती है। बात एक ही, जस्ट ये सवाल है तो वो मैंने आपसे पूछा है। सलीम क्या नहीं बात क्लियर हुई बताएं, ये बताएं सलीम। जब कंपोनेंट वर्टिकल के साथ होगा फोर्स बनाएगी, जिस तरह यहाँ पर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है ना फोर्स, आपने हमेशा डायरेक्शन और मोशन वाला कंपोनेंट लेना होता है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में वो आप ले जा रही है फोर्स, यहाँ पर आप अप्लाई कर रही हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में आपको कवर अप हो रहा है। तो फिर आप फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेंगे और इसमें फिर आपका क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर अप हो तो फिर आपका जो फोर्स है फिर एंगल किसके साथ बनाएगी, वर्टिकल के साथ बनाएगी, और फिर फार्मूले में साइन थीटा आएगा। वो फार्मूला जब हम वहां पर टार्क पे पहुंचे ना वहां पर फिर हम बताएंगे। वैसे वो मजीद आप रीड कर सकते हैं। ये बात ये जो इसमें हम साइन थीटा अगर लेंगे तो उसकी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, उसको हम वेक्टरली डील नहीं कर सकेंगे। मतलब ये है तो स्केलर क्वांटिटी ना, जैसे अगर हम कह क्योंकि देंगे हम हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले प्रोडक्ट रहे की हैं ना, साइन का आना, जी, तो इस साइन का आना वो क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो डिसाइड करेगा कि जो आपकी क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान डॉट है या क्रॉस है, वो उसके साथ रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप कहती है ना कि जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होते। एफ वाई इज इक्वल टू एफ कोस थीटा हो सकता है, यानी कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं चीजें होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी हमेशा जब आप एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा होता है, नो, ये सारा डिपेंड करता है एंगल किसके साथ बन रहा है। अगर एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है तो फिर आप एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा लिखती हैं और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा लिखते हैं। लेकिन अगर आपका जो एंगल है वो वर्टिकल कंपोनेंट साथ बनाए तो फिर आपका वो उल्ट हो जाता है। फिर आपका जो एक्स कंपोनेंट वो उसके साथ साइन थीटा आता है और वाई कंपोनेंट के साथ कोस थीटा आता है। अब क्लियर है? सर तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस साइन के, एफ साइन थीटा। नहीं, आप एफ डॉट डी लिखेंगे बात कर, तो जब तो आप फिर डॉट क्रॉस करो, लिखेंगे। नहीं क्रॉस ही लिखेंगे, एफ डॉट डी लिखेंगे। सर तो क्रॉस प्रोडक्ट की डिफिनेशन हम यू करते हैं ना कि अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी आ जाती तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। मैं वर्क की बात कर रहा हूँ ना, वर्क वेक्टर तो है ना। बात है कि जैसे अगर हमारी जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 30 एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट के, तो अगर हम उसके वाई एक्सिस पे लेते हैं कंपोनेंट तो वो बनेगा, मतलब फिर हम कोस 30 की जगह साइन 60 लिख सकते हैं, ऐसे ही है ना सर? हाँ जी, फिर 60 आएगा क्योंकि 30 इधर आ जाएगा एक्स के साथ और 60 उसके साथ आ जाएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये याद रखना है। अगर आप एफ डी कोस थीटा लेती हैं या एफ डी साइन थीटा लेती हैं, आपका आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये भी बात याद रखनी है। क्योंकि जब आप वाई कंपोनेंट के साथ एंगल बनाती हैं तो फिर आप चीजों को उसके रिस्पेक्ट से आप सारा वो डिराइव करती हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से आप बनाती हैं फिर आप चीजों को उस हिसाब से एक्सप्लेन करती हैं। क्योंकि दोनों में फिर क्राइटेरिया बदल जाती हैं, फिर चीजें भी बदल जाती हैं, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। जिला ने सर किया है कि जनरली आप फिर कोस थीटा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि फिजिला 90% जो केसेस होती हैं वहां पर हमारा जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही होता है। 10 to 20% ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आप एंगल वो वर्टिकल के साथ लेती हैं।
क्योंकि जो चीज ज्यादा फेमस है, जो ज्यादा चल रही है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ चलती है, इसलिए फिर हम वर्क के फार्मूले में cos थीटा लिखती हैं, क्योंकि 80 to 90% हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हमारा मोस्टली जो होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ वो काम चलता है। 10 to 20% या बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप वाई वो परपेंडिकुलर के साथ आपका एंगल बनता है। इसलिए क्योंकि ज्यादा जो चीज चल रही है वो हॉरिजॉन्टल के साथ चल रही है, इसलिए आप वर्क का जो जनरल फार्मूला वो एफ डी कोस थीटा लिखती हैं, और जो टार का जनरल फार्मूला वो आप आर एफ साइन थीटा लिखती हैं। लेकिन ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है कि पॉसिबिलिटी ये है कि आपने ये नहीं कहना कि ये ऑलवेज होता है एफ डी कोस थीटा। नो, ऑलवेज नहीं होता, कुछ ऐसे केसेस होती हैं जहाँ पर आपका साइन थीटा भी आता है। क्लियर है फजीला? सर ये आपने किस बुक में देखा है ये वर्क का साइन थीटा के साथ? आप कोई भी अच्छी बुक उठा के देखने मिल जाएगी। सर आप बता देना बुक का नाम तो हम देख लेंगे ना। तो ऐसे मुझे याद नहीं है, क्योंकि हर बुक में ये नहीं लिखा होता, लेकिन जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करती हैं तो फिर ये हाँ चीजें ना सर, आपको आपकी समझ आती हैं। बात सर आपकी बात ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन बुक में कभी नहीं देखे। बहुत से बुक पढ़े हैं, लेकिन नहीं देखा है। चले, बुक अगर कहीं पे मुझे वो नजर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें आपको इंस्ट्रक्टर्स बताती हैं, इसलिए फिर मैंने मेरा भी हक बनता है ये चीजें आपको बताना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ द वर्क डन। तो आपका पॉजिटिव वर्क भी होता है जब आपका जो एंगल है वो 0 और से बड़ा और 90 से छोटा, फिर आपका जो वर्क है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव वर्क होता है ये क्या करता है? सिग्निफाइज दैट एक्सटर्नल फोर्स फेवर द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि यहाँ पर मोशन को आप वो इंक्रीज करती हैं, उसको पॉजिटिव वर्क आप बोलते हैं। फिर आगे उसके एग्जांपल हैं वो दी हुई है। इस केस में अगर आप वर्क लें तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरह ट्रेवल हो रहा है और फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रही है, तो आपका वर्क पॉजिटिव है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी बात करें फिर आपका वर्क डन, अच्छा यहाँ पर ये दो चीजें हैं, एक है वर्क डन बाय द मैन, तो वर्क डन बाय द मैन है पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी वो नेगेटिव है। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। वर्क डन बाय द मैन पॉजिटिव, क्योंकि जो मैन है वो इस जो डंबल है इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो डंबल ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रही है, तो उस केस में फिर क्या होगा? वो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी बात करें, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड होती है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड जा रहा है, फिर चूंकि दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो स्प्रिंग के अंदर ये सारा है। तो आपका मैक्सिमम वर्क कब होता है? जब आपका एंगल क्या होता है? अब क्योंकि सारी बातें हम कोस थीटा को लेके ही चलेंगे, ठीक है, तो आपने बार बार ये नहीं पूछना कि जी मैक्सिमम तो अगर साइन थीटा जैसे है उस पर 90 डिग्री होगा, ठीक है, चूंकि 80 to 90% हमारी जो केस है वहां पर हम कोस थीटा यूज करती हैं, तो इसलिए फिर मैक्सिमम वर्क आप कब होगा? जब हमारा एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो। तो ये आप इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपके पास चार ऑप्शन हो, वहां पर 0 डिग्री भी हो, वहां पर जैसे आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वर्क कब होता है, तो आगे ऑप्शन हो 0 डिग्री, 90 डिग्री, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, तो फिर आपने टिक किस पे करना है? आपने 0 पे टिक करना है। ठीक है, ये नहीं कहना कि सर बता रहे थे कि जी साइन थीटा भी यूज कर सकती हैं, तो साइन थीटा अगर हो तो फिर 90 डिग्री आना है,
तो फिर इसका मतलब है बोथ हो सकता है। नो, आपने एक ही चीज आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने एट ए टाइम दो चीजें तो पॉसिबल नहीं है ना, कि आप ये तो नहीं हो सकता कि 0 पर भी वर्क मैक्सिमम हो और 90 पर भी वर्क मैक्सिमम। नो, अगर आप साइन थीटा ले तो आप 90 पे मैक्सिमम होगा, अगर आप कोस थीटा ले तो आप 0 पे मैक्सिमम होगा। तो आपने 0, फिर नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 0 पे टिक क्यों करना है, 90 पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 90 पे आपने तब टिक करना है जब आपके सवाल में आपको कुछ ऐसा हिंट दिया जाए एंगल के हिसाब से, कि आपको बताया जाए कि जो आपका एंगल है वो वाई परपेंडिकुलर एक्सिस से बन रहा है, यानी कि वाई एक्सिस से बन रहा है। तो इस तरह की जब आपको कोई बात नजर आए ना सवाल में, तो तब आपने साइन थीटा की तरफ जाना है। वरना जितने भी केसेस होंगे जहां पर स्पेसिफाई ना किया जाए, वहां पर आपने हमेशा कोस थीटा ही लेना है। अंडरस्टूड क्या है? कोस थीटा। लेकिन जहां पर साइन थीटा की बात करेगा वहां पर वो आपको स्पेसिफाई करेगा, ट्रिकी तरीके से स्पेसिफाई करे या सीधे तरीके से, वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो स्पेसिफाई जरूर करेगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना। तो आपने किस पर टिक करना है? आपने 0 डिग्री पर टिक करना है। 90 पे तब आप टिक करेंगे जब आपके सवाल में स्पेसिफाई किया गया हो। तो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? कि आपकी जो फोर्स है वो वर्क को, वो मोशन को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। और पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क को, वो उस मोशन को सपोर्ट कर रही है। तो ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। वही बात मैंने आपको बताई, जिस तरह व्हेन अ पर्सन लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, कि तब वर्क डन क्या होता था? वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव होता है। तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले वर्क डन बाय द मैन या वर्क डन बाय यू, तो फिर आपने पॉजिटिव यूज करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय द ग्रेविटी, फिर आपने नेगेटिव पे टिक करना है। तो ये ट्रिकी चीजें हैं, इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर वाला इन चीजों से बड़ा आपके साथ खेलता है। सर ये फ्री फॉल मोशन में हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं? अगर तो बॉडी अपवर्ड जा रहे तो जी नेगेटिव होगा, अगर डाउनवर्ड आ रहे तो जी पॉजिटिव होगा फ्री फॉल के केस। जैनब आपके पीछे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। सर अगर डाउनवर्ड हो जी तो नेगेटिव लेते हैं। नहीं, डाउनवर्ड हो तो जी और पॉजिटिव, अपवर्ड हो तो सर जी एचआरके नेगेटिव। में, सर एचआरके में लिखिए कि नेगेटिव लेते हैं। डाउनवर्ड में यस सर, फ्री फॉल में लिखिए कि नेगेटिव लेते हैं, मैंने एचआरके में पढ़ी है। फ्री फॉल मोशन में अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो जी की वैल्यू नेगेटिव यस सर, होती है। यस सर, एचआरके में ये बात लिखी हुई है। वो फिर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसने किसी और रेफरेंस से बात की हो, ठीक है सर। किसी और सेंस में। जैनब आप क्या बता रहे हैं कि डाउनवर्ड फॉल में जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, आप भी यही कह रही हैं? कंफ्यूजन रहती है कि कहीं जी की वैल्यू डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं और कहीं मतलब अपवर्ड बॉडी अगर मूव कर रही हो तो नेगेटिव लेते हैं। तो क्या इसकी कोई फिक्स बात नहीं है? भाई मुला जो बात कर रहे हैं ना, तो एचआर के में उन्होंने किसी और सेंस में वो मतलब बात की होगी। तो वो भी या तो वो फिर वो मतलब वो टॉपिक वो पढ़ के वो फिर आपको मैं बता पाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा, तो डिस्कशन ग्रुप में फिर आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? लेकिन जब हम जी, सर डिस्कशन ग्रुप में आप रिप्लाई नहीं करते हो। मुझे मेंशन किया करें ना तब रिप्लाई करो। सर मेंशन करता हूँ, आपको भी मेंशन करता हूँ, मैम को भी मेंशन करता हूँ, मगर आप रिप्लाई नहीं करते, इग्नोर करते हो। बड़ी बेवफाई हो रही है सर। ये तो नहीं मेंशन शो होता, मैं तो चेक करता रहता हूँ। मुझे जब भी कोई मेंशन करे मैं फौरन रिप्लाई करता हूँ। तो पर्सनली पूछ लिया करें, पर्सनली मैं आपको सर वही पर्सनली तो आप हमारे मैसेज को सीन ही नहीं करते हो। ना ऐसा करे। मैं कोशिश करता हूँ हाँ आपको, ना सर, मैं हाँ ना कोशिश सर, सच कह रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ, वरना स्क्रीन शॉट सेंड करता हूँ ये डिस्कशन ग्रुप में। चलिए स्क्रीनशॉट दीजिएगा, मैं भी फिर देखता हूँ मेरे से क्या मिस होगा। हम शिकवा कर रहे हैं ना सर। नहीं नहीं, आपका मैं वो जो दिखाइएगा, मेरे ख्याल से तो मैंने कभी भी ऐसे इग्नोर करना है, कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई फौरन करूँ। तो
या फिर शायद मेरी तरफ नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप मुझे वो कर दीजिएगा ना, वो फिर उसको मैं देख लूँगा। ठीक है। ठीक है सर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। क्योंकि आपकी जो मोशन होती है वो, अगर आपकी मोशन राइटवर्ड हो रही है तो फ्रिक्शन क्या करती है, वो उसके अपोजिट लगती है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पेपर में आया हुआ है, ये वाला भी एमसीक्यू आया हुआ है, ग्रेविटी वाला भी और मैन वाला भी आया और ये वाला भी। तो यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। Force does minimum work when angle between the force and displacement is 180 degree. तो यानी कि जो आपकी फ्रिक्शन क्या करती है, ये हमेशा क्या करती है, मिनिमम वर्क परफॉर्म करती है। क्योंकि इसके फार्मूले में क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। When a positive charge is moved towards another positive charge, work done by electrostatic force is negative. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो अगर सिमिलर चार्जेस आप लाते हैं तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में कर रही हैं, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ये सारे आपसे स्टेटमेंट घुमा के पेपर वाला आपसे पूछ सकता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जीरो वर्क कब होता है, आप उसने ये चीजें बताई हैं। जब आपका एंगल जीरो तब आपके जीरो वर्क होता है। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में फिर आपका क्या होता है, आपका एंगल, आपका जो वर्क है वो 0 डिग्री होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट ठीक है बराबर ना हो तो फिर आपका जो वर्क डन वो क्या होता है, वो 0 होता है। अगर फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो फिर कह रहे, फिर भी आपका वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। और ये सिचुएशन कब पॉसिबल है, आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगती नहीं है, तो इसलिए फिर वर्क डन क्या होगा, वहां पर 0 होगा। वहां पर आप जो भी बॉडी की स्टेट है वो वही रहेगी, वो स्टेट चेंज नहीं होगी। बाकी ये एग्जांपल्स है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, ये ना समझा एग्जांपल फजूल नहीं है, क्योंकि यही एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे आ सकती हैं। कि कोई भी आपसे एग्जांपल दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि वर्क डन 0 है, मैक्सिमम है या नेगेटिव है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है फिर आपका जो होगा वो 0 होगा, अगर अदरवाइज नहीं। जो कूली होता है वो क्या करता है, वो 0 वर्क करता है, क्योंकि कूली ने सामान उठाया होता है, तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी केस में क्या होता है, 0 होता है।